सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं अनिल दूत नवलगढ़ विधानसभा में एक बहुत बड़े इशू को लेकर आप लोगों से, समस्त जनता से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं काफ़ी समय से क्षेत्र में गया, मैंने बहुत सारी रिसर्च की। मेरे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारा विधानसभा का जो पार्ट है, किसानों की जो ज़मीनें हैं वो मंदिर माफ़ी के दायरे में आ रही हैं। अभी मंदिर माफ़ी के दायरे में जो भी ज़मीनें आ रही हैं, उन किसानों को सरकार से संबंधित जो भी सुख सुविधाएं हैं वो कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलती है। उसमें चाहे केसीसी की बात करें या फिर सरकारी और कोई भी दूसरा अनुदान की बात करें, या जो केंद्र सरकार जो 2000 रुपये जो दे रही है उसकी बात करें, या फिर और कोई भी तरीके की पॉली हाउस का हो या कोई भी अलग प्रावधान हो, उन सब से किसान परिवार वंचित हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि बहुत सारे इस एरिया के किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास में जीवन यापन का जो साधन है वो सिर्फ एंड सिर्फ खेती है। उस ज़मीन में ना तो बिजली का कनेक्शन दे पा रही है सरकार, और ना उसके ऊपर सिस्टमेटिक कोई भी कानून लागू होता है। क्योंकि जो मंदिर माफ़ी का कानून है, वो मंदिर माफ़ी का कानून ये कहता है कि जो मूर्ति है वो नाबालिग है और जो ज़मीन है वो मंदिर के नाम पे है, मूर्ति के नाम पे है। उसके अधिकार क्षेत्र की अगर कानून की हम बातचीत करें तो जो पुजारी परिवार है वो उस ज़मीन से सिंचित करके अपना परिवार और अपना पेट पाल सकता है। और जो भी हर राज्य में जो भी देवस्थान बोर्ड बनाए हैं सरकारों ने, वो उसकी सिर्फ देख रेख करते हैं। जो भी चंदा आता है उस चंदे को ग्रहण करते हैं, और जो भी उस मंदिर के डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है उस खर्चे को वो सारे के सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं। ये एक व्यवस्था बनी हुई, इस व्यवस्था के तहत सारी जगह कार्रवाई हो रही है। इस मामले में बहुत सारी जगह सरकारों ने कार्रवाई करने की भी कोशिशें की, ज़मीनों को नियमित भी करने की कोशिशें की, पर अगर हम एक्चुअलिटी में देखते हैं तो ये नियम विरुद्ध है। इस मामले में राजस्थान सरकार की बात करता हूँ, केंद्र सरकार की बात करता हूँ, तो कई जगह पे नियमित करने की कोशिश की गई है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन निर्णयों को पलट दिया जो सरकारों ने निर्णय किए। इसके मामले में मैं आगे अगर वार्तालाप करूं तो ये मेरे पास में एक डेटा है जो लेटेस्ट में पिछले 1 महीने पहले मैंने नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मंदिर माफ़ी का डेटा निकलवाया है तहसील कार्यालय से, जिसमें मेरे हिसाब से लगभग, अगर प्रैक्टिकलिटी में बात करूँ तो 15 से 20 हज़ार परिवार ऐसे हैं जो लगभग मंदिर माफ़ी के दायरे में आ रहे हैं। उनके जीवन यापन का जो भी साधन है वो सारा का सारा खेती है। कल को अगर किसी भी परिस्थिति में सरकार या मंदिर उस ज़मीन को वापस ले लेते हैं तो किसी भी किसान के पास में जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। जबकि अगर हम भारतीय संविधान के अनुसार देखें, शिक्षा मूलभूत आवश्यकता में है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चे 18 साल से नीचे के हैं। अगर वो ज़मीनें सरकार ले लेती है तो उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी। हर परिवार में महिलाएँ हैं, अगर ज़मीन ली जाती तो उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। ये बहुत सारे तमाम प्रश्न हैं जो इस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। इसी दृष्टि में हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने रिसर्च की तो मैंने एक चीज़ पाई है अभी कि अभी नवलगढ़ विधानसभा में 4 सीमेंट फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। इन सीमेंट फैक्ट्रियों में सबसे पहले श्री सीमेंट की बात करें, श्री सीमेंट ने अपना प्लांट लगाया है। इसके बाद में अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक भी ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू कर रखा है। हम अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखते हैं तो इसी तरीके के एक मामले में, ये मेरे पास में एक सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का निर्णय है। इस सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय में एक मंदिर माफ़ी की कोई ज़मीन थी, पुजारी परिवार ने किसी को बेची थी और सरकार ने उसको नियमन का आदेश दे दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे आदेशों को खारिज करके और मूर्ति को उसका उत्तराधिकारी बताया है और उन स्टेट और केंद्र सरकार के सारे निर्णय खारिज कर दिए। दूसरे मुद्दे के ऊपर मैं बात करता हूँ। इस उद्देश्य के ऊपर अगर बातचीत आती है तो ये जैसे अभी गोठड़ा एक गांव है अपने नवलगढ़ विधानसभा में, उसका एक डेटा मेरे पास में है। यहाँ पर बहुत सारी मंदिर माफ़ी की ज़मीनें हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ जगह पे मार्किंग भी की है, जैसे ये ज़मीन है, ये मार्किंग कर रखी है, आप देखिए यहाँ पर, जिसमें पीला येलो मार्क है। ये मंदिर माफ़ी की ज़मीन थी। इस मंदिर माफ़ी की ज़मीन को और सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार में लेके और इसको कर दिया रिको के अधीन। ये लिखा हुआ रिको लिमिटेड झुंझुनू हिस्सापूर्ण खातेदार। नियम के अनुसार ये ज़मीन और नहीं जा सकती, सरकार के पास नहीं जा सकती। अब हम इसी चीज़ के मामले में दूसरे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। अगर सरकार कोई भी ऐसा निर्णय लेके आई है या कोई भी ऐसा कानून बनाया है जिसमें जो
ज़मीनें हैं, मंदिर माफ़ी की ज़मीनें हैं, उनको रेगुलराइज करके किसी के भी अगर नाम कर दी जा सकती है तो नवलगढ़ विधानसभा के जितने भी परिवार मंदिर माफ़ी में दायरे में आ रहे हैं उनको भी मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ, उन सभी के भी हक में उस ज़मीन का नामांतरण खोलें, उन सभी किसान परिवारों के उस ज़मीन को नाम करें। अब इस चीज़ से रिलेटेड अभी मेरा जनसंपर्क अभियान चालू होगा, गांव-गांव ढाणियों में मैं जाऊंगा। कल सुबह तक मेरे जो भी विधानसभा के अलग अलग ग्राम पंचायतों के शेड्यूल्स रहेंगे वो मेरी फेसबुक पोस्ट से जारी कर दूंगा। सभी ग्राम पंचायतों में जाया जाएगा, सभी ग्राम पंचायतों में जनमानस से मिला जाएगा, उनकी इस चीज़ से रिलेटेड जो भी समस्याएं रही वो आएंगी और 15 तारीख को मैं एक नवलगढ़ प्रशासन के सामने इस चीज़ से संबंधित एक ज्ञापन देंगे और सांकेतिक एक दिन का धरने का कार्यक्रम रहेगा। अगर इस चीज़ से रिलेटेड प्रदेश की सरकार और यहाँ का कानून अगर कोई भी मदद नहीं करता है तो इसके मामले में एज पर द सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है, जैसा इसमें पहले निर्णय आया है, हम इसके खिलाफ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी शरण लेंगे और जो भी किसान भाई हैं उनको इस चीज़ से संबंधित न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं सभी मेरे क्षेत्रवासियों से गुजारिश करूंगा कि सभी मेरा साथ दें। ये मेरा काम नहीं है, ये हम सब लोगों का काम है, ये किसान कौम का काम है, ये हर एक ढाणी हर एक किसान मजदूर की समस्या है। इस समस्या में अगर हम सभी भाई बंधु मिलकर लड़ेंगे तो हम निश्चित ही रूप इस अब जो कार्यक्रम है इसमें हम सफलता पाएंगे और हम जो भूमि है जिसके ऊपर खेती कर रहे हैं उसके ऊपर अपना अधिकार होगा और हम अपना परिवार और वंश पालने की तरफ अग्रसर होंगे ताकि हमारी जो बहन बेटी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर शिक्षा, उनको अधिकार मिल सके। इस चीज़ से संबंधित जो भी आंदोलन की रूपरेखा रहेगी, जो भी आगे की कार्रवाई रहेगी, उसके लिए मैं समस्त मीडिया बंधुओं, समस्त जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी संबंधित इस मंदिर माफ़ी के दायरे में आने के कारण जो भी किसान परिवार परेशान हैं वो सभी लोग मेरा साथ दें। ये मेरा अपना काम नहीं है, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये एक बहुत सीधा काम है, ये जनरल किसान से रिलेटेड है और जहाँ भी मेरे को ज़रूरत महसूस होती है बिना राजनीति के मैं उस जगह पे किसानों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, कृपया सभी साथ आएँ और अपने आप को सशक्त करने में सहयोग करें। अनिल जी, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बसावा खिरोड़ की कुछ जमीनें हैं वो एक सीमेंट फैक्ट्री के नाम कर दी गई थी, उसके मैटर में भी कुछ बताइए आप, क्योंकि आपने इसी तो फैक्ट्रियों का मुद्दा है वो उठाया जमीन के अंदर। हाँ देखिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में एक मंदिर की जो जमीन है वो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। इस निर्णय के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस जमीन को ना तो कोई भी सरकार बेच सकती, ना उस सरकार कभी भी लीज पे दे सकती है और लीज पे भी देने का उसमें एक प्रावधान है कि 3 साल के लिए लीज पे दे सकती है। इससे बड़ा प्रावधान भी नहीं है। सीमेंट कंपनियों के लिए स्पेशली कोई 3 साल का प्रावधान नहीं रहेगा, वो एक इंडस्ट्री लग रही है। और अगर प्रावधान लीज का होता तो ये आप देखिए गोठड़ा गांव की ये सारी जगह की स्थिति है। गोठड़ा गांव पे जैसे हम बातचीत करते हैं, ये खसरा नंबर है 1065 1066, ये मंदिर माफी की जमीन है। पर ये कल का मेरा सरकारी रिकॉर्ड निकाला हुआ है जमाबंदी का, इसमें ये देखिए रिको लिमिटेड झुंझुनू के नाम पे इस जमीन को दर्शाया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा जो भी सरकार के जो मंदिर माफी से रिलेटेड जो भी नियम्स हैं उसके अनुसार आप जमीन का स्थानांतरण नहीं कर सकते, उसको किसी भी दूसरे को बेच नहीं सकते। तो ये निर्णय सरकार ने किस आधार पे किया है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस मामले में मैंने इसको तहसील को भी इस मामले में मैंने एक रिपोर्ट मांगी थी कि साहब मेरे को वो निर्णय दीजिए जिस निर्णय के तहत इन मंदिर माफी की ज़मीनों को आपने बेचा है सीमेंट कंपनियों को। उनकी तरफ से इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं आया है। और इसके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ और भी है, ये 5 दिन पहले की मेरे को रिपोर्ट दी गई है। 5-10 दिन पहले मैं मूलभूत मैंने लगभग 2-2.5 महीने पहले इसकी रिपोर्टिंग निकलवाई थी, RTI लगाई थी। RTI में मेरे पास में इसका एक आंसर आया था, ठीक है। इसमें इन्होंने जो मेरे को आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं अभी भी 1 महीने पहले तक कि ये ज़मीन हाल फिलहाल भी किसान के पास है। ये सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है। जबकि इसी का दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो ये रिकॉर्ड ये कह रहा है कि साहब 4 महीने 2019 में इसका नामांतरण खोला था इन्होंने। सब एक चीज़ का सरकार 2 बातें कैसे कह सकती है। आप जो RTI का जो रिकॉर्ड दे रहे हैं उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप 1 महीने पहले काश्तकार को उसका मालिक बता रहे हैं, ओरिजिनल मंदिर का मालिक बता रहे हैं। इसके ऊपर आप ये देखिए कि माननीय तहसीलदार की मोहर भी लगी है।
माननीय तहसीलदार की मोहर भी लगी है, जबकि इसी जमीन को 4 साल पहले और रिको लिमिटेड के नाम पे कर दिया गया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है सोचने कि साहब सरकार किस दिशा में कार्य कर रही है। सरकार के अधिकारी क्या कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक जगह पे सरकार ये कह रही कि किसान बो रहा है, एक तरफ ये कह रही कि मंदिर की जमीन है, दूसरी तरफ इन्होंने रिको को बेच के और इसके सौदे भी कर लिए सरकार ने। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। इसके ऊपर आम जनता को विचार करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा जनमानस का जन आंदोलन है। इस आंदोलन के तहत हर एक जो किसान परिवार उसके साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। शहर में भी कई जगहों पर मंदिर माफी जमीन कॉलोनियां काटी जा चुकी हैं, बसावट हो चुकी है, कईयों की काटने की तैयारी, इसमें क्या करोगे आप? देखिए ऐसा है, शहर में या हम कहीं भी बातचीत करें, जब तक वो मंदिर माफी का अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो देवस्थान बोर्ड है उसमें जब तक उस चीज़ की रिकॉर्ड में नहीं जाता है तब तक आप उस चीज़ को कह सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ लीगली कहीं भी सत्य नहीं है। आज से ठीक 1.5 साल पहले जैसे अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, जयपुर में कालवाड़ रोड का भी एक मामला है, जिस मामले में कुछ बिल्डर्स थे, उन्होंने कॉलोनी काटी ही। उस कॉलोनी काटने के बाद में उन्होंने जेडीए में नियमित के लिए फाइल लगाई। जेडीए ने उसके पट्टे जारी करने के लिए प्रोसीडिंग चालू कर दी। एकाएक ही हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ में उस मामले में भी निर्णय दिया है। सरकार को भी उस मामले में लताड़ा है कि जो आपके बनाए हुए कानून है आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। या तो आप उसको चेंज करें तो विधिवत रूप से चेंज करें। आपका कानून अलग बोल रहा है और आप उसमें कार्यवाही अलग तरीके से कर रहे हैं, ये विधिवत रूप से इलीगल है। अगर ऐसी कोई भी ज़मीनें हैं तो मेरे हिसाब से आम जनता को उस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि वो इलीगल है। अगर उस मामले में कभी भी कोर्ट की सह ली जाती है या इसके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई की जाती है, ठीक है, तो सारी ज़मीनों के जो पट्टे हैं वो रिजेक्ट होंगे और वो ज़मीन पुनः मंदिर माफी के नाम पे दर्ज होगी। उद्धार कॉलेज के पास के भूखंड पर तहसीलदार का स्टे के आदेश के बाद में निर्माण कार्य चालू है, ऐसा उसमें क्या है? देखिए ये प्रशासनिक व्यवस्था है, कैसे काम कर रहा है यहाँ का प्रशासन, इसके बारे में तो यहाँ का जो समाज और समझ जो जनता है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है किस तरीके से नवलगढ़ में कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या स्थितियां हो रही हैं, सरकार किस हिसाब से काम कर रही है। ये पूरे राजस्थान की कहानी है, अकेली नवलगढ़ की नहीं है। अगर इस मामले में कोर्ट का कोई भी निर्णय है और कोर्ट के निर्णय में अगर सरकार या प्रशासन उसके खिलाफ जा रहा है तो मैं आशा करूँगा कि समझ जनता को उसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। और इस मामले में जो भी प्रशासन इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है, मैं शॉर्टली उस मामले को कोर्ट में लेके जाऊंगा और इसके खिलाफ में अपन जो भी कार्रवाई होगी उसको करने का प्रयास जो आपने लिस्ट बनाई है, ये गाँव की है या नवलगढ़ शहर नगर पालिका क्षेत्र में? इस मामले में नवलगढ़ विधानसभा से रिलेटेड जो भी कार्रवाई आ रही है, मतलब जिसके पास में नवलगढ़ विधानसभा में मंदिर माफी की जमीन है, जो हाल फिलहाल वो हो सकता है किसी बोरिंग के नाम पे हो या कोई छोटा मंदिर भी हो सकता है, वो हो सकता है कई जगह पे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस भी खोल रखे हैं सरकार ने, हो सकता है कोई खेती कर रहा है या कहीं भी रहन की जमीन है, मतलब कोई भी आदमी निवास कर रहा है। इसमें नवलगढ़ विधानसभा का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है, हर गाँव का, हर ढाणी का, हर सिटी का, जैसे नवलगढ़ हो गया, मुकुंदगढ़ हो गया, और साथ में इसमें किस किस गांव में किस मंदिर के नीचे जमीन अधीन है वो भी रिकॉर्ड है। कितने, लगभग पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास मंदिर माफी की जमीन है और उस पर वो काश्तकारी कर रहे हैं? कितने लोग इस पूरे मामले में प्रभावित हैं? हाल फिलहाल की डेट में जैसे इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो दादा के नाम पे है, कई जगह परदादा के नाम पे, कई जगह परदादा के पिताजी के नाम पे है। तो एग्जैक्टली तो उसको जब हम जनता के बीच में जाएंगे, कई जगह मैं गया भी हूँ, 8-10 ग्राम पंचायतों में मेरा दौरा भी हुआ है, मैंने उनकी यथा स्थितियाँ देखी हैं, उसके बाद में मैंने कार्रवाई चालू की है। स्थितियाँ उसमें कई जगह में मिला, वो कहते हैं कि साहब 70 साल के एक बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, वो कहते हैं मेरे दादाजी के नाम पे दिखा रहा है। आज हमारा लगभग 150 सदस्यों का परिवार है हाल फिलहाल। इस हिसाब से अगर मैं डायरेक्टली देखता हूं तो मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार परिवार ऐसे हैं नवलगढ़ विधानसभा के जो मंदिर माफी के दायरे में हैं करंट में। उनको ना तो हाल फिलहाल केसीसी का कोई प्रावधान है, ना सरकार की जो अन्य सुविधाएं वो मिल रही हैं, ना कृषि कनेक्शन मिल रहा है। हर एक किसान परिवार दुखी है। इवन सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर ये है कि सरकार ने हाल फिलहाल जो भी फसलें खराब हुई हैं उसके लिए स्पेशल गिरदावरी का आदेश किया गया। स्पेशल गिरदावरी का आदेश तो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, पर जो मंदिर माफी की जमीन बो रहा है, जिसके पास में आजीविका का कोई साधन नहीं है, उसके पास अब स्पेशल गिरदावरी का कानून भी लागू नहीं होता तो उसकी आजीविका का क्या साधन है? कल को वो सुसाइड करेगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? माताएं बहनें जो घर में सुरक्षित हैं, उनकी आमदनी का जीवन यापन अगर प्रभावित होगा, वो जीवन यापन कैसे करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में।
और इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस मामले में मैं इस मुद्दे को कोर्ट में भी लेके जाऊंगा। अगर सरकार इस मामले में जनता का सहयोग नहीं करती है, और इस मामले में हम कोशिश करेंगे कि सरकार इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी करके और सरकार को इस बारे में अवगत कराए, और जो भी सरकार निर्णय ले रही है उनके ऊपर स्टे करे। कोर्ट का जो आदेश है उसका थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। कोर्ट का आदेश, मंदिर माफी का नियम ये कहता है कि आप यूं समझिए कि एक मूर्ति है, वो एक नाबालिग है। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, थोड़ा कोर्ट का जो आदेश है उसकी बताइए। कोर्ट का आदेश है, किस नाम से है, क्या है? कोर्ट का आदेश ऐसा था, ये एक पुजारी उत्तम आवास कल्याण समिति, ये एक मध्य प्रदेश का मामला था जो मेरे पास में है, और भी जजमेंट है अलग अलग राज्यों के। डेट कब की है? ये डेट है, डिसीजन डेट है इसकी 2021 की। 2021 में इसका डिसीजन हुआ है लास्ट में जाके, और ये वैसे मामला चला था, वो मामला चला था लगभग 1994 से, ठीक है। अब इसमें अलग अलग, सबसे पहले लोअर कोर्ट में गया, लोअर के बाद में हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट गए। इस निर्णय में क्या था, एक मंदिर था, मंदिर के दायरे में जमीन थी, जो पुजारी परिवार था उसने उस जमीन को किसी सोसाइटी को बेची। सोसाइटी ने उसका नियमन करने की कोशिश की, और उस नियमन को करके उन्होंने आगे और रेगुलाइज करके पट्टे काटे हैं। पट्टे काटने के बाद में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया। ऑब्जेक्शन आके जब कोर्ट कचहरी के अंदर मामला चला, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो मूर्ति है वो नाबालिग है। आप यूँ समझिए, एक बच्चा है, बच्चे की उम्र है 16 साल, उसको घर में खाना बनाने वाली दाई रखी हुई है जो उसकी केयर टेकर कर रही है, वो तो एक हिसाब से पुजारी परिवार होगा। आप यूँ समझिए, उससे रिलेटेड उसको तनख्वाह मिल रही है, जो भी उसकी संपत्ति से रिलेटेड उसके भी खर्चे चल रहे हैं। और जो देवस्थान बोर्ड है वो एक हिसाब से उसके केयर टेकर हैं। जैसे आज बच्चा है, उसके माता पिता दादा दादी खत्म हो गए, चाचा ताऊ हैं, उसके नाम पे जो भी संपत्ति चल रही है हाल फिलहाल, उस संपत्ति का जो वारिस है, जो देख रेख कर रहा है, वो उसके चाचा ताऊ हैं। पर उस जमीन को वो भी नहीं बेच सकते। उसकी संपत्ति में क्या अर्न आएगा, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो वहाँ से खर्चे मेंटेन करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक मूर्ति किस रूप में नहीं आती, बालिग नहीं होती, तब तक उस चीज़ को आप सेल आउट नहीं कर सकते। और संविधान में मूर्ति को बालिग माना गया, नाबालिग माना गया। इस हिसाब से ये मंदिर माफी की जमीन कभी भी रेगुलाइज नहीं हो सकती, जबकि सरकारों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस मामले में निर्णय दिए हैं। मैं किसी भी उद्योग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ऐसा है, मैं किसान के भी साथ हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, सरकार अगर फर्स्ट प्रायोरिटी उद्योग को रखती है, उद्योग को हम भी रखते हैं, क्योंकि जो उद्योगों से टैक्सेशन आता है उससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। पर मैं इस चीज़ के भी पक्षधर में हूँ कि यहाँ पर जो भी किसान परिवार प्रभावित हैं, वो भी एक परिवार रखते हैं। सरकार के बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, बहुत सारे आम नागरिकों को ऐसे अधिकार हैं जिसमें आम जो बच्चा है, नाबालिग है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, शिक्षा है, रोटी कपड़ा मकान की बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए सरकार ने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। अगर ये मंदिर माफी की जमीनों के कारण किसी को भी अगर मूलभूत आवश्यकताओं से कोई भी किसान परिवार प्रभावित होता है, तो भी सरकार को उसको बचाने के लिए उसकी मोरल ड्यूटी बनती है। तो इसके खिलाफ में मैं इतना सा निवेदन करूंगा कि या तो सरकार, सीमेंट कंपनियां उनके ऊपर एक्शन लेके उनकी ज़मीनें वापस हटाए, और अगर सरकार उनको देने का अधिकार रखती है तो सरकार कोई भी कानून, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में कोई भी नया अध्यादेश या कानून बना के उन ज़मीनों को किसान परिवारों के ऊपर रेगुलाइज करे। क्योंकि मंदिरों के, मैं भगवान के खिलाफ में नहीं हूँ, पर मैं एक इंसान के भी पक्षधर हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मंदिर है, मंदिर आस्था का केंद्र है, वो हम सभी लोगों को संजो के एक धरातल के ऊपर लेके आता है। धर्म कोई भी हो, हम सब लोगों को एक आत्म चेतना में बांधने का काम करता है। पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए किसान परिवार भी जरूरी है। आज के समय में इंसान को हम इंसान नहीं मानते और मूर्ति को भी टोटल भगवान मानते, तो उतना भी पॉसिबल नहीं है। हमें इंसान में भी भगवान ढूंढना पड़ेगा। अगर आज एक आदमी भूखे सो रहा है और हम सब कुछ मंदिर को मान रहे, वो चीज़ भी आज के समय में पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धर्म के खिलाफ हूँ। मैंने सारे वेद भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े हैं। मैं धर्म का बहुत बड़ा पक्षधर आदमी हूँ, धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, आस्था का केंद्र है मेरे पास में।